नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। दिल्ली में भारत बंद का कोई नहीं असर, सभी 700 बाजार खुले। राजस्थान में 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद। हिंडनबर्ग अडानी विवाद पर बोली कांग्रेस का ये मोडानी का महाघोटाला, कांग्रेस उठा रही जेपीसी जांच की मांग। कोलकाता रेप के इस मामले में हाई कोर्ट ने लगाई ममता सरकार को फटकार, का आप अपनी रिपोर्ट को अपने पास ही रखें। किरण चौधरी ने उपचुनाव का भरा नामांकन, 20 साल इंतजार के बाद पहुंचेंगे राज्यसभा। छत्तीसगढ़ में 10 से ज्यादा लोगों ने महिला से किया गैंगरेप। कुंवर दानेश्वरी बोले विपक्ष के दबाव में बीजेपी को लेटर एंट्री का फैसला लेना पड़ा वापस। भारत बंद के आह्वान पर पटना के डाक बंगला चौराहे पर लाठीचार्ज, भीड़ में एसडीओ को भी सिपाही ने पीटा। रूस के मॉस्को में यूक्रेन ने दागे कई ड्रोन, पीएम मोदी के दौरे से पहले हुआ बड़ा हमला। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण करने के फैसले के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ मोर्चा ने आज भारत बंद बुलाया है। क्रीमी लेयर के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई दलित और आदिवासी संगठनों ने बंद बुलाया है। इसके साथ ही उन्होंने कई मांगों की एक लिस्ट भी जारी की है। उनकी ये मांग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। दलित और आदिवासी संगठनों के भारत बंद को कई राजनीतिक संगठनों का भी समर्थन हासिल हुआ है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था कि सभी SC/ST जातियां और जनजातियां समान वर्ग नहीं हैं। कई जातियां ज़्यादा पिछड़ी हो सकती हैं। इसके लिए अदालत ने सीवर की सफाई करने वाले बुनकर का काम करने वालों का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि दोनों ही जातियां SC कैटेगरी में आती हैं। इस जाति से आने वाले कई लोग बाकी लोगों से ज़्यादा पिछड़े हैं। दलित संगठनों ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करके अपील की कि मेडिकल सेवाओं, पुलिस और फायर सेवाओं को छोड़कर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक सब कुछ बंद रखा जाए। हालांकि सरकारी दफ्तर, बैंक, पेट्रोल पंप, स्कूल और कॉलेज में सामान्य रूप से कामकाज होगा। अभी तक इन्हें बंद करने को लेकर कोई भी आदेश सामने नहीं आया है। वहीं बंद के आह्वान के बावजूद सार्वजनिक परिवहन, रेल सेवाएं चालू रहेंगी। हम लोगों ने भारत बंद का कॉल दिया था और हम लोग सड़कों पर इसलिए उतरे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम लोग बहुत इज्जत कदर करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में छेड़छाड़, उनका वर्गीकरण, दलितों को बांटने का जो फैसला दिया, इससे पूरे देश के दलित में नाराजगी। इसलिए हम लोग भारत बंद हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो SC/ST वर्गीकरण का है, क्रीमी लेयर का है, उसको जल्द अध्यादेश ला करके कानून बना के केंद्र सरकार बंद करे। आर्टिकल 341 के तहत किसी भी स्टेट को ये पावर नहीं है कि दलितों की सूची में बंटवारा करे, आरक्षण का बंदरबाट करे। इसके बावजूद भी बीजेपी सरकार हरियाणा में कर रही है, पूरा कैबिनेट से पास कर दिया है। इससे पूरे देश के दलित, हम चाहते हैं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए और निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण दे। हम लोगों को यह मांग है पूरे देश में जाति जनगणना कराए। अगर सरकार दलितों की बात नहीं मांगती है तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, मगर आरक्षण से कोई समझौता हम लोग करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों पर कांग्रेस आज देश भर में लगभग 20 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जिसमें मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की जरूरत की मांग की गई है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये मोदानी महाघोटाला है और इसकी जाँच होनी बेहद जरूरी है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस देश भर में 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और इसमें से मोदानी महाघोटाले की जांच पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका असर अर्थव्यवस्था और देश के छोटे छोटे इन्वेस्टर्स पर होगा। इसके लिए पूंजी बाजार में ईमानदारी बेहद ज़रूरी है। बीते साल जनवरी में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट में अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर टैक्स का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था और कर्ज के स्तर को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के डोमेस्टिक और लिस्ट स्टॉक के $86 बिलियन का उछाल आया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में CBI को अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों की जांच करने की याचिका को खारिज कर दिया था।
अदालत ने यह भी कहा था कि सेबी के पास मार्केट और स्टॉक मूल्य में हेरफेर के मामलों की जांच करने का एकमात्र अधिकार है। वहीं इसी साल अगस्त में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी नई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुश और धवल बुश के पास अडानी ग्रुप के कथित वित्तीय कदाचार से जुड़ी अपतटीय संस्थाओं में हिस्सेदारी है। वहीं आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त होगा। उससे ठीक पहले उन्होंने मंगलवार को तीसरे कार्यकाल की दौड़ से खुद को अलग कर लिया, जिससे खेल के वैश्विक संचालन संस्थान में बीसीसीआई के सचिव जय शाह के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। और अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जय शाह को ही आईसीसी का अगला चेयरमैन बनाया जा सकता है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी समर्थन मिला है, जिसकी वजह से ये बात सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि चेयरमैन पद के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 अगस्त है। यदि शाह अपने सचिव पद का 1 वर्ष शेष रहते हुए आईसीसी में जाने का फैसला लेते हैं तो उनके पास बीसीसीआई में 4 वर्ष शेष रह जाएंगे। वो 35 वर्ष की आयु में आईसीसी के इतिहास में सबसे कम उम्र के चेयरमैन हो सकते हैं। जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने पहले आईसीसी का नेतृत्व किया है। आईसीसी चेयरमैन 2 साल के बाद 3 कार्यकाल के लिए योग्य होता है और न्यूजीलैंड के वकील बार्कले ने अब तक 4 साल पूरे कर लिए हैं। आईसीसी ने एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा कि आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने बोर्ड की पुष्टि की है कि वो तीसरे कार्यकाल के लिए खड़े नहीं होंगे और नवंबर के अंत में अपना वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने पर पद छोड़ देंगे। बार्कले को नवंबर 2020 में आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 2022 में फिर से इस पद पर चुना गया। आईसीसी के नियमों के मुताबिक चेयरमैन के चुनाव में 16 वोट होते हैं और अब विजेता के लिए 9 वोट का साधारण बहुमत आवश्यक है। इससे पहले चेयरमैन बनने के लिए निवर्तमान के पास 2/3 बहुमत होना आवश्यक था। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी की घटना पर कोलकाता हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश टीएसए शिवगनम और न्यायमूर्ति एच भट्टाचार्य की खंडपीठ ने की है। इस दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि पिछले आदेश के मुताबिक उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि आप रिपोर्ट अपने पास ही रखें क्योंकि मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अस्पताल की सुरक्षा सीएसएफ के हवाले कर दी गई है। वहीं कोर्ट ने पीड़िता की पहचान उजागर होने पर चिंता जताई है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 4 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक अनुशासन के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। सभी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सीआईएसएफ की नियुक्ति पर ध्यान दिया गया और सीबीआई और राज्य द्वारा 22 अगस्त तक रिपोर्ट दी जाएगी। पीड़िता की पहचान उजागर होने पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि हमने अपने पिछले आदेश में तस्वीरें अपलोड न करने का अनुरोध किया था। यदि आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित फैसला देखते हैं तो पीड़िता की पहचान उजागर न करने का एक सकारात्मक निर्देश है, जिस पर याचिकाकर्ता ने वकील ने कहा कि दुर्भाग्य से पीड़ित दोस्तों के पास पुरानी तस्वीरें हैं और वे वही प्रसारित कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर जिले में नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में और क्या हो सकता है। बलात्कार के खिलाफ सार्वजनिक रोष है। पीड़िता को सुरक्षा देने के लिए, न्याय मांगने के लिए जो लोग सड़क पर उतरे हैं, महाराष्ट्र सरकार उनके खिलाफ मामले दर्ज करा रही है। ये क्या हो रहा है? जिस संस्थान में हुआ वो संस्था किसकी है? लोग सड़क पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। पुलिस पर किसका दबाव है? देखिए, महाराष्ट्र में और क्या हो सकता है। अगर एक पब्लिक क्राई हुआ है बलात्कार के खिलाफ, 2 छोटी बच्चियां हैं जिनको समझ भी नहीं कि हमारे साथ कौन सा घिनौना अपराध किया है, और उस लड़की को प्रोटेक्शन देने के बजाय न्याय मांगने के लिए जो लोग सड़क पर उतरे हैं, आप उनके खिलाफ आपराधिक मामले दायर करते हो। सबसे पहली बात है ये क्यों हुआ, जिस संस्था में हुआ ये संस्था किसकी है, आप ढूंढ लीजिए। अगर ये कोई कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई संस्था होती, हमारे साथ जुड़ी हुई संस्था होती, तो यही देवेंद्र जी उनका पूरा महिला महामंडल लेकर वहां जाकर 24 घंटे अनशन पर बैठे तमाशा करते, बहुत बड़ी नौटंकी करते। अभी कहाँ है सब लोग? भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि शुक्र है चुनाव की वजह से ही सही राहुल गांधी विकास और विश्वास की ओर बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर देखने जा रहे हैं।
राहुल गांधी जा रहे हैं तो 370 और 35A पर अपना रुख स्पष्ट करें। 3 परिवारों ने 1990 में जो गलतियां की हैं उसका भुगतान आज जम्मू कश्मीर की जनता और देश देख रहा है। 70 साल तक जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का गढ़ बना कर रखा था। शुक्र है चुनाव के कारण ही सही राहुल गांधी जी शांति, विकास व विश्वास की ओर बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर देखने जा रहे हैं। जा ही रहे हैं तो कृपया स्टैंड स्पष्ट करें कि 370 और 35A पर उनका क्या स्टैंड है, क्योंकि यूपीए 1, यूपीए 2 के गठबंधन के राज में जम्मू कश्मीर में केवल बम, बंद, गोलियां, बारूद, लाशें, हत्याएं, यही कुछ चलता था। हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल की बहू पूर्व विधायक किरण चौधरी ने राज्यसभा सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। मैं सबसे पहले तो भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हमारे जो हैं होम मिनिस्टर हमारे मनोहर लाल जी, साथ के साथ हमारे जो हैं नड्डा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, और हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी और सारे के सारे जितने विधायक जो हैं जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है, जो भाजपा के विधायक हैं और जो अन्य विधायकों ने आकर जो मुझे समर्थन दिया है, तहे दिल से मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और दूसरी बात यह है कि हमारा परिवार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है भाजपा के साथ। चौधरी बंसीलाल जी ने भाजपा के साथ मिलकर जो है सरकार चलाई थी और पूरा हरियाणा जो है उस समय समृद्ध हुआ था। आज जो है प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर और माननीय हमारे जो उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, आज केंद्र मंत्री हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने जो है भाजपा ज्वाइन करी। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेएमएम कांग्रेस में घमासान चरम पर है। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री चंपई सोरेन दिल्ली से वापस अपने घर लौट गए हैं। आज सरायकेला के कच्चा मोड़ पर समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। झारखंड के सरायकेला में मीडिया से बातचीत में चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड में नया अध्याय शुरू हो गया है। हम अपने स्टैंड पर आज भी कायम हैं। मेरा मकसद झारखंड की जनता की सेवा करना है। मेरी सोच क्या है इसकी जानकारी देश के सभी लोगों को है। फिर दिल्ली तो हम निजी काम में गया आईडी सर और उस बीच में हमने अपना पोस्ट करके अपना जो सोच पूरा प्रदेश हमारा सोच को देख लिया है, उसी पर हम करें। बहुत जगह इसी तरह रुकते आ रहा था, घोड़ा काफी संख्या थे, वहां भी रुके। हमारा जो 3 ये है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक आदिवासी महिला से गैंगरेप किया गया। महिला रक्षाबंधन के दिन मेले से घर लौट रही थी, तभी वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों में महिला का एक दोस्त और उसके 10 साथी शामिल हैं। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना पुसौर में पीड़िता 27 वर्षीय पीड़िता कल दिनांक 20 तारीख को दोपहर में थाना आके रिपोर्ट करवाई कि उसके साथ 19 को शाम को करीब 7-8 बजे के आसपास कुछ लड़कों ने अनैतिक संबंध बनाए हैं। लड़की जब अपने गांव से मेला देखने के लिए रायगढ़ के लिए निकली थी, तब रास्ते में कुछ लड़कों ने उसको रोक के उसके साथ बलात्कार किया है। मामला जैसे ही संज्ञान में आया, तत्काल उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध क्रमांक 194/24 जो कि गैंग रेप की धारा 70/1 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। तत्काल आरोपियों की पतासाजी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले में जो पीड़िता है उनका मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया है। पीड़िता की स्थिति सामान्य है। दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने यूरोसिटी तुगलकाबाद के छतरपुर मंदिर स्टेशन पर ब्रेक थ्रू समारोह में भाग लिया।
दिल्ली के राज्यपाल ने कहा है कि मैं डीएमआरसी और पूरी टीम को इस ब्रेक थ्रू के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज छतरपुर और छतरपुर मंदिर के बीच में जो 865 मीटर का लंबा रास्ता था उसे डीएमआरसी ने प्राप्त कर लिया है। मैं सबसे पहले डीएमआरसी और उनकी पूरी टीम को इस अचीवमेंट के लिए, इस ब्रेक थ्रू के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज छतरपुर और छतरपुर मंदिर के बीच में जो 865 मीटर का जो लंबा रास्ता है उसको डीएमआरसी ने अचीव कर लिया, जो करीब 5.5 महीनों में उन्होंने इस टनल को बनाया है। ये अपने में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है और आज ये जो ब्रेक थ्रू हुआ है इसको आज पब्लिक ने देखा है। और मैं अभी जब डीएमआरसी के सीएमडी से बात कर रहा था उस वक्त भी मैंने कहा था कि ऐसे इवेंट्स दिल्ली की जनता को दिखाने चाहिए। SC/ST में सब कैटेगरी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दिख रहा है। भारत बंद के आह्वान पर बहुजन समाज पार्टी और अन्य संगठनों के लोग विभिन्न जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। दुकानें बंद करवाई जा रही हैं और मार्केट नहीं खुलने की अपील की जा रही है। भारत बंद का असर हाथरस, हापुड़, आगरा जैसे जिलों में भी दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे जो ये कॉल है उसके मद्देनजर हम लोगों ने सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ड्यूटी लगाई है। हालांकि ज्ञापन का कार्यक्रम है और ये अम्बेडकर पार्क है, यहीं पर ये लोग इकट्ठा होकर यहाँ ज्ञापन देंगे और यहाँ से लेकर के कलेक्ट्रेट और आसपास के पूरे एरियाज में हम लोगों ने व्यवस्था की है। और जो भी ट्रैफिक है, ट्रैफिक के लिए भी हम लोगों ने, ट्रैफिक स्मूथ फ्लो रहे उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। बाकी सभी प्रतिष्ठान वगैरह सभी चल रहे हैं, सभी कार्यालय खुले हुए हैं। SC/ST आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण करने के फैसले के विरोध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व भीम आर्मी द्वारा बुलाए गए भारत बंद का पूरे देश में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। भारत बंद पर RLD चीफ और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की प्रतिक्रिया आई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसके बाद कानून मंत्री ने संसद में उस पर स्पष्टीकरण भी दे दिया है, कैबिनेट ने भी अपनी राय साफ कर दी है, तो अब कोई ज्यादा विषय बचा नहीं। मायावती जी ने सपोर्ट किया है, कहा कि बीएसपी सपोर्ट करी भारत में। विपक्षी पार्टियों का अधिकार, यही लोकतंत्र है। प्राइम मिनिस्टर पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पे हैं। देखिए, पोलैंड प्रधानमंत्री जी ने इंडिया की सॉफ्ट पावर को ऑर्गेनाइज किया है और राष्ट्रीय हित में जो है एक बड़ी ताकत के तौर पे देखा जाता है। इसलिए जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो उससे बहुत चीज़ें फ्लो करती हैं। उनके जाने के पहले और उनके जाने के बाद जो मोमेंटम बनता है, कई सारे समझौते और करार होंगे, उसका लाभ इंडस्ट्री को भी मिलेगा, उसका लाभ जो भारतीय मूल वहाँ निवासी हैं आज उनको मिलेगा, वहाँ हमारी कम्युनिटी को मिलेगा और देश। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर देने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक मात्र 26% लोगों ने ही इस पर अपनी जानकारी दी है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने स्पष्ट कह दिया है कि 31 अगस्त तक संपत्तियों का विवरण देने वाले लोगों को ही इस अगस्त के महीने की सैलरी मिलेगी, वरना बाकी लोगों का वेतन रोक लिया जाएगा। इस वक्त यूपी में 17,88,429 सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें से करीब 26% यानी कि 6,64,991 ही कर्मी ऐसे हैं जिन्होंने अपने संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन दिया है। बाकी के 13,23,438 ने अभी भी जानकारी साझा नहीं की है। ऐसे में इनकी सैलरी पर तलवार लटक गई है। राज्य सरकार में काम कर रहे IAS और PCS के बाद अब सभी वर्ग के अधिकारियों और कर्मियों के लिए चल अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा देना अनिवार्य हो गया है। इसको लेकर कार्मिक विभाग की तरफ से जारी शासनादेश में पहले 30 जून तक सभी को अपना ब्यौरा देना था और 30 जून तक ना देने वाले लोगों को पदोन्नति न देने की बात कही गई थी। फिर इसकी मोहलत देकर 31 जुलाई कर दी गई थी, पर अगस्त के महीने में भी 74% कर्मियों ने अपनी जानकारी नहीं दी है। इसको लेकर अब आखिरी मोहलत 31 अगस्त तक दी गई है। कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने लेटर एंट्री के फैसले को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की इस लड़ाई को कामयाबी मिली है, क्योंकि प्रधानमंत्री RSS के कैडर को लेटर एंट्री के जरिए लाकर प्रशासनिक सेवाओं में भर रहे थे। विपक्ष के दबाव की वजह से उन्हें आज ये फैसला वापस लेना पड़ा है। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये लड़ाई, इंडिया गठबंधन की ये लड़ाई में एक कामयाबी मिली है। जो अपने चहेतों को
ला करके प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कैडर को लेटरल एंट्री के थ्रू भर रही थी, उसको उन्हें आज विपक्ष के दबाव में वापस लेना पड़ा है। मैं एक बात और सुनिश्चित कर दूं, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो जाति जनगणना भी आपको करानी पड़ेगी। लेकिन मैं कह रहा हूं ये जनता की आवाज है, जनता का दबाव है और राहुल गांधी जननायक हैं। उनके नेतृत्व में वो चाहे संपूर्ण विपक्ष हो या कहीं ना कहीं जो एनडीए के अलाइज हैं वो मैन्यूवरिंग कर रहे हो, अल्टीमेटली इस मैंडेट से जनता का फायदा हो रहा है। जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है जिसको राहुल गांधी जी लेकर के चल रहे हैं, उसको जब तक अंतिम लक्ष्य हासिल नहीं कर लेंगे, जब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। देश में लेटर एंट्री के माध्यम से भर्ती को लेकर बवाल मचा हुआ है। हाल ही में 45 पदों को लेकर बहाली निकाली थी। इसको लेकर केंद्र सरकार ने विवाद के बीच मंगलवार को यूपीएससी को लेटर एंट्री से संबंधित विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया था। अब इसका क्रेडिट भी बिहार में तेजस्वी यादव को दिया जा रहा है। इस बीच बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कई बड़े नेताओं का नाम लेते हुए हमला बोला है। आपका सिविल सर्विसेज है, आयोग बना हुआ है, उसके जरिए यूपीएससी है, सब चीज है। आईएएस आईपीएस की बहाली का प्रक्रिया है, उसके थ्रू होता है, परीक्षा होती है, उसमें आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं और ये लोग लेटरल के बहाने जो है आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहते हैं। बताइए, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी आरक्षण के आईएएस और आईपीएस भर्ती हो जाएंगे? यानी ये पूरा जो है संघ के लोगों को जो है भरने का प्रयास किया जा रहा है। उनके पिताजी मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री थे। मनमोहन सिंह रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी सीधा बने थे। कहां से आए थे? कोई आईएएस आईपीएस थे क्या? विजय केलकर बने वित्त सचिव, बाहर से आए थे ना। पूरे कांग्रेस का इतिहास भरा हुआ है। मोन्टेक सिंह अहलुवालिया कहां से आए थे? वित्त विभाग के बड़े बड़े सचिव बने, वो भी बाहर से आए थे। बिहार में भारत बंद का असर आज मिला जुला दिखा। हालांकि राजधानी पटना में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने डाकबंगला चौराहे पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। हालांकि इसी दौरान भीड़ में एसडीओ भी सिपाही के डंडे के शिकार हो गए। भीड़ में सिपाही को पता ही नहीं चला कि सिविल ड्रेस में एसडीओ हैं और उसने प्रदर्शनकारी समझकर उन पर भी डंडा चला दिया। नहीं, बंद समर्थक का शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था। वे लोग कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहे थे और डाक बंगला चौराहा पर यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए थे। चारों ओर से आम आदमी का जाना आना मुश्किल हो गया था और यातायात पूरी तरह से बंद था। उनको हम लोगों ने समझाने का बहुत देर तक प्रयास किया, लगभग 1 घंटे तक हम लोग समझाने का प्रयास किए, परंतु वे बात को नहीं समझे। अंततः हम लोगों को हल्का बल प्रयोग करते हुए उन लोगों को पीछे हटाना पड़ा और अभी डाक बंगला चौराहा पर यातायात पूरी तरह से सामान्य हो रहा है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि महाराष्ट्र में हुई घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इधर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं और लोगों का ये मानना है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हुई है। जब इस तरह की घटना होती है उससे ये जाहिर होता है कि जो असामाजिक तत्व हैं उनमें सरकार का कोई डर ही नहीं है, उनमें सारा डर खत्म हो गया, इसलिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। जो घटना हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो उसकी हम कठोर निंदा करते हैं। इसलिए नहीं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की और उनके गठबंधन की सरकार है, लेकिन इधर लगातार कई ऐसी घटनाएं हुई है और एक तरह से लोगों का ये मानना है कि जब से ये सरकार बनी है जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो उसमें काफ़ी एक प्रकार से कमज़ोरी आ गई है। और इस तरह की जब घटना होती है तो इससे यही जाहिर होता है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो उनका डर और खौफ, सरकार से जो एक डर होता है, खौफ होता है, वो समाप्त हो गया है। तो बिना कहा जाता है कि इकबाल, सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। तो अभी तो वहाँ की जो सरकार है वो खुद ही ख़तरे में है। कब तक सरकार चलेगी कहना मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि इस पूरे मामले की छानबीन होनी चाहिए
और जो कल्प्रिट है उसको पूरी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं तो मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन 23 अगस्त को जाएंगे। वहीं 45 साल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर होगा, लेकिन इससे पहले यूक्रेन ने रूस के मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। हमले को लेकर मेयर संगी सोबियान का कहना है कि यूक्रेन ने मॉस्को पर अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक ड्रोन हमला किया है। इसमें रूसी वायु रक्षा इकाइयों ने राजधानी की ओर उड़ान भरने वाले कम से कम 10 ड्रोन को नष्ट कर दिया है। मेयर ने यह भी कहा कि पोलार्ड शहर में कुछ ड्रोन नष्ट कर दिए गए। मॉस्को शहर का क्षेत्र क्रेमलिन ने लगभग 38 किलोमीटर दक्षिण में है। सेबियाने ने सुबह 4:43 पर टेलीग्राम पर कहा कि रक्षा मंत्रालय की वायु रक्षा प्रणालियां दुश्मन के यूएवी हमलों को विफल रखना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जहां मलबा गिरा वहां किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमला पिछले साल मई महीने में हुए ड्रोन हमले के बाद सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। जहां पिछले साल मॉस्को के 8 ड्रोन नष्ट कर दिए गए थे, वहीं इस बार 10 ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। रूस के वायंस शहर के गवर्नर वोगोमाज ने अपने टेलीग्राम पर ये जानकारी दी कि ड्रोन हमले के दौरान किसी के हताहत होने या नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के तुला क्षेत्र में 2 ड्रोन नष्ट कर दिए गए, जो उत्तर में मॉस्को शहर के क्षेत्र सीमा में है। इसके अलावा रूस के साउथ वेस्ट में रोस्टोव क्षेत्र में गवर्नर वसीली गोलुवेव ने कहा कि वायु रक्षा बलों ने क्षेत्र के ऊपर यूक्रेन की मिसाइल को नष्ट कर दिया है। इसमें भी किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।